हेलो बच्चों, तो आइए एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज का क्लास हम लोग का होने वाला है बायोलॉजी का क्लास। जैसे कि मैं पीछे के क्लास में आप लोगों को बायोलॉजी का 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पहला चैप्टर था हमारा पाचन तंत्र से संबंधित, दूसरा चैप्टर श्वसन तंत्र से संबंधित। और आज हम इसके क्लास में, आज के वीडियो में हम बात करेंगे परिवहन तंत्र का। सॉरी बच्चों, मैं वीडियो काफ़ी समय से नहीं अपलोड कर रहा हूँ, नहीं डाल रहा हूँ। थोड़ा सा बिजी था जिसके कारण मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब ठीक है, समय मिलेगा हमें। काफ़ी बच्चों की तैयारी के लेकर ये थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया। आज से हम कंटिन्यू यहाँ पर हम डालेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास हम लोग का रहेगा परिवहन तंत्र। इससे पहले मैं श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज के क्लास हम लोग का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के क्लास में हम परिवहन तंत्र पढ़ने वाले हैं, परिवहन तंत्र ट्रांसपोर्ट सिस्टम को समझने वाले हैं। यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको आपके एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है, जनरल नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। इस क्लास को सब इस क्लास के परिवहन तंत्र के जितनी भी जानकारी है, जनरल व्यक्ति के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह हमारे शरीर से, इस तरह बायोलॉजी का जो भी टॉपिक होता है सबको यह समझना चाहिए, सबको अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह हमारे शरीर से संबंधित है, हमारे जीवन से संबंधित है, ठीक है। तो आइए हम इस वीडियो में परिवहन तंत्र की बात करते हैं, परिवहन तंत्र की चर्चा करते हैं और इसमें समझते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें सबसे पहले रक्त पढ़ेंगे, रक्त वाहिनियाँ पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लड के बारे में हम पढ़ने वाले कि हमारे शरीर में ब्लड है, खून है, भाई कैसे काम करते हैं, परिवहन तंत्र क्या होता है, सारे चीज़ का एक्सप्लेन करेंगे हम। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हृदय पढ़ेंगे हम लोग। हृदय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में तो हृदय नहीं हो पाएगा, इसके हृदय के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो रखूँगा ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो हृदय समझने में, ठीक है। उसके बाद हम लोग रक्त वाहिनियाँ पढ़ेंगे, इसलिए इस तरह हमारा यह चैप्टर खत्म होगा। उसके बाद हम लोग अपने अगले चैप्टर पर अनुवांशिक इकाई वगैरह सब सारे चीज़ क्लियर करने वाले हैं। हम आपको दिसंबर के लास्ट तक मैं आशा करूँगा कि बायोलॉजी के जनन चैप्टर तक पहुँचा दूँ, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक अब आ चुका है। अब बच्चों को तैयारी करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, खासकर बायोलॉजी का क्लास। साइंस का मैथ का लोग अच्छे से लेते नहीं, बायोलॉजी में उतना कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बायोलॉजी ही नहीं, हमारे वीडियो चैनल पर हर टाइप का वीडियो आता है, आप लोग जानते ही हैं, देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। जो भी बच्चा पढ़ लिया है, मेरे ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ लिया है, उसके लिए फिर से एक बार हम कहेंगे कि आप लोग मेरा वीडियो देख लीजिएगा, यदि हो सके तो आप लोग देख लीजिएगा, तो एक बार अच्छे से आपको और जानकारी मिल जाएगी। ऑफलाइन क्लास में मैं आपको पढ़ा दिया हूँ, ऑफलाइन क्लास में तो मैं अपने भाषा में भी यूज़ करता था, वहाँ पर पढ़ाता था अदर एग्जाम्पल, लेकिन यहाँ पर भी चलता रहेगा। और जो भी बच्चा नहीं पढ़ा है वो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए। यदि ये आपको क्लास अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि और भी बच्चे इसका लाभ ले सके। एग्ज़ाम आते आते आप लोग को ये सारे चीज़ कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और जिस बच्चे के पास में नोट्स नहीं होगा, प्लीज़ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं इस तरह लिखा हूँ इतने अच्छे से, ताकि आप लोग को नोट्स नहीं हो तो आप लोग यहाँ से उसे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा था। सबसे पहले हम समझते हैं कि परिवहन तंत्र क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, परिवहन तंत्र क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लीजिए कि मेरे को कुछ चाहिए, या मान लीजिए कि मैं कोई सामान ऑर्डर किए, वहाँ से सामान को लाने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं होगी ना, जो वहाँ से सामान को लेकर आएगी, एक स्थान से उठाकर दो हमारे तक पहुँचाएगी, ठीक है। या मान लीजिए कि जो वीडियो हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, यह वीडियो को, यह कंटेंट को आपके पास कोई ना कोई तो पहुँचा रहा है ना, तो जो पहुँचा रहा है वही तो ट्रांसपोर्ट हुआ, वही तो हमारा ट्रांसपोर्ट हुआ। जो पहुँचाने का काम कर रहा है, ये सारे ग्रुप के सिस्टम को हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोले, परिवहन तंत्र बोले। हाँ, कौन पहुंचा रहा है? यूट्यूब आपके पास तक पहुंचा रहा है, मतलब यूट्यूब क्या हुआ यहाँ पर? परिवहन तंत्र हो गया। समझ में? जो भी व्यक्ति सामान को बनने के स्थान से लेकर हमारे तक पहुंचाता है, उस सिस्टम को हम परिवहन तंत्र कहते हैं। आगे समझ में आया ना परिवहन क्या होता है। उसी तरह ये तो हमारा हो गया जनरल। उसी तरह जब भी हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में एमिनो एसिड, ग्लूकोज, ये सारी चीज़ बनता रहता है, और सारे चीज़ को एक स्थान से हमारे शरीर के सारे छोटे छोटे कोशिकाओं में पहुंचाने का काम करता है रक्त, ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए परिवहन तंत्र होता है।
आया समझ में? जो हमारे शरीर के लिए क्या होता है? परिवहन तंत्र होता है, जो हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक इन ग्लूकोज ऊर्जा को पहुंचाता है, या हमारे शरीर का परिवहन तंत्र कहलाता है। आगे समझ में? कोई दिक्कत इसमें? सबसे पहले हम समझते हैं कि जीवों का लक्षण। परिवहन तंत्र हम आपको समझा दिए, परिवहन तंत्र क्या होता है, यानी जो भी हम पदार्थ का ग्रहण करते हैं हमारे शरीर के कोशिकाओं तक जो ऊर्जा पहुंचाने का काम करता है, और जो हमारे शरीर में हानिकारक चीज़ बनती है उस सारे हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने का मदद करता है, उसी को हम बोलते हैं परिवहन तंत्र। ठीक है? और परिवहन तंत्र सारे परिवहन व रक्तवाहिनियाँ, रक्त और रक्तवाहिनियाँ सारे मिलकर परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। आया समझ में? सबसे पहले हम समझते हैं कि जीवों का लक्षण। जीवों का लक्षण क्या है? तो जीवों का लक्षण उपापचायी क्रिया। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि उपापचायी क्रिया क्या होती है। उपापचायी जीवों का लक्षण क्या है? उपापचायी क्रिया। यदि सोचे हमारे लक्षण क्या है? हम बोल सकते हैं, घूम सकते हैं, चल सकते हैं, मतलब सारी क्रियाएं कर सकते हैं, यही ना हमारा लक्षण है। जीव का लक्षण यही तो है, यही लक्षण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को हम कहते हैं उपापचायी क्रिया। इसको क्या कहते हैं? उपापचायी क्रिया। उपापचायी क्रिया होती क्या है? तो शरीर में वृद्धि के लिए जीव द्रव्य का निर्माण, कोशिकाओं का निर्माण, पोषण, प्रकाश संश्लेषण का में श्वसन, पेड़ पौधों में भी उपापचायी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन वगैरह सारे चीज मिलकर एक उपापचायी क्रिया का निर्माण करती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? उपापचायी क्रिया समझ में आया ना? यानी जो भी हमारी गतिविधियां है, जितने भी हम काम करते हैं, सारे यह उपापचायी क्रिया कहलाती है। आया समझ में? ध्यान से समझिएगा। जब उपापचायी क्रिया बाधित हो जाती है, यानी हमारे शरीर का उपापचायी क्रिया यदि रुक जाए तो हमें जीवित रहना संभव नहीं है, यानी हम जीवित ही नहीं रहेंगे। हमारे मृत्यु के बाद हमारे शरीर की उपापचायी क्रियाएं रुक जाती है, यानी कि जब हमारी शरीर की उपापचायी क्रिया रुक जाएगी तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, यानी जीवित रहने के लिए हमारे शरीर के अंदर एक्टिविटी, गतिविधि होना जरूरी है। ठीक है, यानी उपापचायी क्रिया का होना अति आवश्यक है हमें जीवित रहने के लिए। ठीक है, आया समझ में? आगे समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, वही चीज यहाँ पर लिखे है कि कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए सबसे पहले, यानी उपापचायी क्रिया को एक्टिवेट रहने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। यानी हमारे शरीर ऊर्जा का भंडार है। ठीक है, ऊर्जा, हमारा शरीर पूर्ण रूप से ऊर्जा पर चलता है। शरीर हमारा क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। हमारा शरीर ऊर्जा पर ही चलता है। सारी कोशिकाएं जीवित रहती है ऊर्जा के स्रोत से। ऊर्जा से ही सारी कोशिकाएं एक्टिवेट रहती है, काम करती रहती है। जो ऊर्जा हमारे शरीर को ग्लूकोज से, एमिनो अम्ल से, वसा अम्ल से, पोषक तत्व से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन तथा वसा से प्राप्त होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। सबसे ज्यादा हमारे शरीर को ऊर्जा किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट के सहायता से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलता है हमारे शरीर को। या आपको मैं पीछे पोषक तत्व वाले चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, उसका वीडियो मिल जाएगा आपको, जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए इन चीजों को, जो ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, ऊर्जा है, सारे चीज को एक स्थान से कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए जिस प्रकार की हमारे शरीर में व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हम परिवहन तंत्र कहते हैं। यानी कोशिकाओं को हमारे शरीर में पहुंचाने के लिए हमारे शरीर में जिस प्रकार की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? परिवहन तंत्र कहते हैं। परिवहन तंत्र आपको समझ में आ गया? मैं ऐसा करता हूं कि परिवहन तंत्र आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आइए समझते हैं। परिवहन तंत्र बताती है एक स्थान से उठाकर किसी दूसरे स्थान पर रखना परिवहन तंत्र कहलाता है। गाड़ी को हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, मतलब एक स्थान से सामान को ले जाकर दूसरे स्थान पर छोड़ जाते हैं। परिवहन तंत्र का तो काम यही है। हमारे शरीर में जो हमारे छोटी आंत के इलिया में जो भी पदार्थ बनते हैं, एमिनो अम्ल, वसा वगैरह, जितना भी वो ग्लूकोज बनता है, सारी चीज को रक्त क्या करती है? रुधिर कोशिकाएं क्या करती है? उस सारे चीज को उठाकर हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचा देती है। इसी चीज को तो हम कहते हैं परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जंतुओं में परिवहन के लिए एक विशेष प्रकार का यंत्र होता है जिसे हम कहते हैं परिवहन तंत्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं? परिवहन तंत्र। यानी हमारे शरीर में, बड़े जीव के शरीर में परिवहन के लिए एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है जिसे हम परिवहन तंत्र कहते हैं। उसी परिवहन तंत्र का इस चैप्टर में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, परिवहन तंत्र का काम क्या होता है? यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेता है तथा हार्मोन, सुसज्जित पदार्थ, अन्य सभी उपापचायी क्रियाओं में सहायता करता है एक स्थान से दूसरे तक पहुंचाने के लिए। अच्छा,
जब भी हम कोनो चीज़ को जो भी हम कोई भी चीज़ खाते हैं, जैसे हम दवा खा लिए, पैर में दर्द रहता है और दवा मुंह से खाते हैं, ठीक होता है। कैसे? तो दवा का जो अंश होता है वह इसी परिवहन तंत्र यानी रक्त में घुलकर परिवहन तंत्र के माध्यम से उस स्थान तक पहुंचता है जिससे वहाँ पर अभिक्रियाएँ होती है और हमारा दर्द ठीक होता है। परिवहन तंत्र हमारे शरीर का मूल चीज़ है। समझ में आ गया आपको? आगे समझते हैं। परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र को, रक्त परिवहन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 तरीका से काम करता है, 3 भागों में। याद रखिए कितने भाग में? 3 भाग में। 3 भाग को हम एक एक भाग करके पढ़ेंगे। पहला चीज है रुधिर यानी रक्त, ब्लड, जिसे हम क्या कहते हैं? रक्त, ब्लड। दूसरा चीज है हमारा हृदय और तीसरा चीज है रक्त वाहिनियां। ठीक है, पहले भाग में हम लोग रुधिर के बारे में पढ़ेंगे, रक्त के बारे में पढ़ेंगे। रक्त क्या है, यह कैसे काम करता है, रक्त है क्या, सारे चीज का चर्चा हम पहले वाले में करेंगे। ठीक है, दूसरे वाले में केवल हृदय के बारे में कि हृदय का काम क्या है हमारे शरीर में। हाँ, हृदय का काम क्या है, वो हमारे शरीर में क्या करता है, वो किस लिए दिया गया है। ठीक है, तीसरे वाले में पढ़ेंगे हम रक्त वाहिनियाँ यानी नफ्स के बारे में पढ़ेंगे तीसरे वाले टॉपिक में। ठीक है, तो ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। अभी हम चर्चा करेंगे रुधिर का। ठीक है, रुधिर का। सर इससे पहले हमको थोड़ा सा एक चीज़ और बता दें कि इससे भी जो बड़े जीव होते हैं जैसे हाथी वगैरह, बड़े बड़े जीव, और तो उन बड़े बड़े जीवों में परिवहन तंत्र के स्थान पर लसिका तंत्र पाया जाता है। जो बड़े बड़े जीव होते हैं उनमें परिवहन तंत्र के स्थान पर लसिका तंत्र पाया जाता है जो उनमें परिवहन का काम करता है। तो यहाँ पर भी एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि उच्च श्रेणी के जंतुओं में, इससे भी उच्च श्रेणी के यानी मनुष्य से भी या बड़े जीवों से भी उच्च श्रेणी के जंतुओं में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है? तो लसिका तंत्र पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आइए हम रक्त परिसंचरण को समझते हैं। रक्त ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है इसे समझते हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि रक्त का अध्ययन, जो भी रक्त का अध्ययन करता है, रक्त के बारे में पढ़ता है, उसको हम कहते हैं मेट्रोलॉजी, रक्त विज्ञान बोलेंगे, मेट्रोलॉजी। इंग्लिश में मेट्रोलॉजी, हिंदी में रक्त विज्ञान बोलेंगे। रक्त का अध्ययन जहाँ पर भी हम करते हैं उस चीज़ को, उस विज्ञान को हम मेट्रोलॉजी बोलेंगे या रक्त विज्ञान बोलेंगे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, आइए ब्लड के बारे में समझते हैं। ब्लड क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लड हमारे शरीर में बनता कहाँ है। तो याद रखिएगा, हमारे शरीर में ब्लड बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो का अर्थ क्या हुआ? अस्थि मज्जा क्या हुआ? हड्डी के अंदर जो होल होता है ना, हड्डी के अंदर होल होता है, जालीदार संरचना होती है झिल्ली जैसी, उसके अंदर ब्लड का निर्माण होता है हमारे शरीर में। लेकिन बच्चों के शरीर में ब्लड का निर्माण उसके लीवर में होता है। ठीक है, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं 6 महीना के पहले के, तो उनको उनमें ब्लड का निर्माण करना आवश्यक है, लेकिन उनको भोजन नहीं दिया जाता है क्योंकि भोजन का पाचन तब तक नहीं हो पाता है जब तक कि पूरे शरीर में ब्लड का संचार ना हो जाए। भोजन को विकसित करने वाला अभी पाचन का निर्माण हुआ ही नहीं रहता है, धीरे धीरे होता है। इसलिए उनका ब्लड जो है, उनका हड्डी काफ़ी ज़्यादा मुलायम होती है, यानी हड्डी के अंदर बोन मैरो का बना ही नहीं अभी तक, तो उसमें रक्त कहाँ से बनेगा? इसलिए उनका जो ब्लड होता है कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। तो याद रखिएगा, छोटे बच्चों में ब्लड लीवर में बनता है और जबकि बड़े में यानी हम जैसे जीवों में ब्लड अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में बनता है। ओके, आइए हम ब्लड के बारे में समझते हैं। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी यानी लिक्विड गाढ़ा सा द्रव्य है। रक्त क्या है? लिक्विड गाढ़ा सा द्रव्य है, तरल संयोजी ऊतक है। यह एक प्राकृतिक कोलाइड है, प्राकृतिक कोलाइड। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। तो क्वेश्चन पूछे रक्त एक है, ऑप्शन दे देगा। प्राकृतिक कोलाइड इस तरह 3-4 ऑप्शन दे देगा। प्राकृतिक कोलाइड, हाँ, ये क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि रक्त एक है, ऑप्शन में तरल संयोजी ऊतक, यौगिक संयोजी से दिया था संयोजी ऊतक। तो आप याद रखिए कि रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, आया समझ में? रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 याद रखिएगा। रक्त का पीएच मान 7.4, चूंकि 7 के ऊपर जाता है तो क्षारीय हो जाता है, इसलिए रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 है। अतः यह रक्त क्या है? एक क्षारीय पदार्थ है। रक्त क्या है? एक क्षारीय पदार्थ है। जबकि रक्त में ध्यान दीजिएगा, मेल में यानी पुरुष में रक्त 5.5 लीटर के आसपास में पाया जाता है, जबकि स्त्री में रक्त 5 लीटर के आसपास में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक बच्चा पूछा था कि सर स्त्री में रक्त क्यों पाया जाता है इतना कम, यानी 5.5 लीटर ही क्यों पाया जाता है, 5.5 लीटर क्यों नहीं पाया जाता है? बच्चों
5.5 लीटर यहाँ पर 0.5 लीटर या लगभग आधा लीटर इसलिए नहीं पाया जाता है क्योंकि जब इनकी शादी होगी तो इनमें से ऑटोमेटिक आधा लीटर रक्त को ले लेगी, खून पी लेगी, रक्त पी लेगी, इसलिए सॉरी यहाँ पर इसका मतलब यह नहीं है, बस हम समझाने के लिए आपको बता दिया कि आप लोग ऐसा टॉपिक रहता है ना तो बच्चों को थोड़ा ज़्यादा समय तक याद रहता है, इसलिए हम यहाँ पर बोल दिए कि मेल में 5.5 लीटर और फीमेल में रक्त कितना 5 लीटर पाया जाता है, ठीक है। बाकी वो आधा लीटर मेंटेन कर लेगी शादी के बाद, ठीक है। प्रवाह समझते हैं, प्रवाह होता है हृदय तथा रक्त वाहिनियों के द्वारा। प्रवाह, रक्त का प्रवाह कौन कराता है, तो रक्त का प्रवाह हमारा हृदय कहलाता है, रक्त का प्रवाह हमारे हृदय कराता है, यानी रक्त को पंप करने का काम करता है कौन, हृदय। हमारे शरीर में मान लीजिए कि रक्त है, इतने ऐसे समझिए कि बहुत सारा लंबा सा पानी वाला पाइप को चारों तरफ बिछा दिया गया और उसमें पानी छोड़ दिया गया, चारों तरफ पानी चला जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि चारों तरफ पानी को भेजने के लिए उसमें प्रेशर की आवश्यकता होगी। वो प्रेशर किसी हम मोटर से या कोई भी पदार्थ से दे देंगे ताकि वो प्रेशर को दे जिससे पानी हर तरफ पहुंच सके, ठीक है। तो वही काम हमारे अंदर हृदय करता है। हृदय हमारे शरीर के प्रत्येक भाग तक रक्त को पहुंचाने के लिए प्रेशर देता है, किस पर, ब्लड पर। ब्लड को प्रेशर पंप करता है, इससे ब्लड पूरे हृदय में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पहुंच जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में हमारे पेट के इस तरफ दाहिने साइड में इधर एक पिल्ला होता है, एक छोटी सी थैली होती है, इस तरफ लीवर के पास किडनी के पास में साइड में एक छोटी सी थैली होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पिल्ला कहते हैं या तीली कहते हैं, जिसे हम तीली कहते हैं या पिल्ला कहते हैं, इंग्लिश में इसे अस्फ्लेम बोला जाता है। इसका काम क्या होता है, यह एक स्टोर होता है, ब्लड स्टोर बैंक इसे हम बोल सकते हैं। ये ब्लड को स्टोर करके रखता है, ब्लड को इकट्ठा जमा करके रखता है, ठीक है। इसे कब्र भी बोला जाता है, फ्लेम को कब्र भी बोला जाता है क्योंकि यह ब्लड बैंक है और गर्भ बैंक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें ब्लड एकत्रित रहता है, ब्लड को यह बटोर कर रखता है, जमा करके रखता है, ठीक है। आया समझ में। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम यहाँ पर नीचे कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिखाई दे, ओके। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ध्यान दीजिएगा, हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ब्लड में कितनी मात्रा होती है, 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। याद रखिएगा, तो क्वेश्चन पूछेगा कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है, तो 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। कितनी होती है, 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर, ठीक है। हीमोग्लोबिन, ध्यान दीजिएगा, ब्लड के सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है हीमोग्लोबिन, जो आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन फीमेल में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, जबकि फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। इसे आप याद रखिएगा। पूछ देगा कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का मात्रा कितना होता है, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 ग्राम होता है और जबकि फीमेल में 13 ग्राम होता है। फीमेल में 1 ग्राम कम होता है, याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन। जबकि फीमेल में वसा का मात्रा ज़्यादा होता है और हमारे अंदर वसा का मात्रा कम होता है, ठीक है। आगे हम वसा के बारे में चर्चा करेंगे अभी, लेकिन यहाँ पर आप याद रखिएगा कि मेल में हीमोग्लोबिन 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर और फीमेल में हीमोग्लोबिन 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। हीमोग्लोबिन बहुत ही काम का पदार्थ है, यही हमारे ऑक्सीजन को फेफड़ा से पूरे ब्लड में लेकर जाता है, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे फेफड़ा में पुनः लेकर आता है। यानी यह सबसे ट्रांसपोर्ट का सबसे अच्छा कार्य करता है हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है, ठीक है। आइए और समझते हैं इसमें। तो आइए हम समझते हैं रक्त का परिसंचरण की संरचना क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि रक्त परिसंचरण की खोज करता थे विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की, विलियम हार्वे ने की। यह आप याद रखिएगा, यह कॉमन क्वेश्चन है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। अब हम समझते हैं रक्त की संरचना क्या है। रक्त के संरचना से हम क्या समझते हैं, रक्त की संरचना क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, रक्त के अंदर हमारे रक्त के अंदर 2 भाग पाए जाते हैं। हमारे रक्त के अंदर एक लिक्विड भाग पाया जाता है जो कि प्लाज्मा कहलाता है। लिक्विड, जो लिक्विड अवस्था में रक्त को तरल बनाता है, रक्त में बहाव का गुण लाता है, वह भाग कहलाता है प्लाज्मा। रक्त का प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है। पहला वाला हो गया प्लाज्मा। रक्त के अंदर काफी मात्रा में ठोस रूप से, ठोस यानी ठोस, छोटे छोटे ठोस कण रूप में होते हैं, जिसे हम कहते हैं रुधिराणु।
क्या कहते हैं, रुधिराणु। इन दोनों चीज को आपस में मिलने से रक्त का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्लाज्मा या प्लाविका होता क्या है, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा क्या है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जो हमारा रक्त होता है, रक्त का अकेले जो 55% या 60%, किसी बुक में 55 लिखा है, किसी बुक में 60 लिखा है, 55-60 याद रखिएगा। रक्त का अकेले 55% भाग लगभग प्लाज्मा होता है। रक्त का 55% भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा एक पीला, हल्का पीला कलर का होता है प्लाज्मा, जो कि प्लाज्मा हमारे शरीर में, प्लाज्मा की मृत्यु कभी नहीं होती है, ये रक्त का मूल भाग होता है प्लाज्मा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, चिपचिपा सा द्रव होता है या तरलीय पदार्थ है जिसमें बहाव का गुण पाया जाता है। ठीक है, यानी जब कभी भी हम अपने ब्लड की जांच करवाते हैं तो उसमें ठोस वाले रुधिराणु का जांच नहीं की जाती है, क्योंकि इनके जीवन काल निश्चित है, कितने दिन तक रहेंगे, उसके बाद पुनः नया निर्माण हो जाएगा। तो इनकी जांच करने से हमें शरीर का रोग या ब्लड में जो भी प्रॉब्लम है वो पता नहीं चलेगा। वो कौन बता सकता है, जो काफ़ी दिन, ऐसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर आए हैं, कुछ दिन यहाँ पर रहे, कुछ दिन, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन रहे, तो यहाँ पर 10-15 दिन के रहने से जितना जानकारी मेरे पास है, कोई व्यक्ति यहाँ पर बहुत पहले से पूरे जीवन यहाँ पर रह चुका है, उस व्यक्ति से कमी नहीं होगा हमारा जानकारी। यानी हम उसके जैसा जानकारी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, उसी तरह ये रुधिराणु होते हैं जो हमारे ब्लड में कुछ समय के लिए, कुछ ही समय के लिए बने हुए रहते हैं, जिसके इनकी जांच करने से हमें कुछ जानकारी मिलेगी, अन्यथा जानकारी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हम किसकी जांच की जाती है हमारे ब्लड में, प्लाज्मा की जांच की जाती है। प्लाज्मा की जांच करने से हमारे ब्लड के अंदर की जितना भी हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसकी जानकारी मिलती है। आप देखे होंगे कि अब डॉक्टर जब ब्लड को निकाल लेते हैं तो उन्हें ले जाकर स्थिर जगह पर रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि जितने भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारे चीज़ जो है, जो इसमें ठोस रूप में पाए जाते हैं, ये उसके पेंदी में नीचे बैठ जाते हैं और उसमें से जो ये प्लाज्मा होता है हल्का पीला कलर के, जिसे हम सीरम भी बोलते हैं, उसे निकाल लिया जाता है और उसकी जाँच की जाती है। समझ में आ गया? पूरे रक्त का ये 55 या 60%, किसी बुक में 55 दिया है, किसी में 60, 55-60 दोनों याद रखिएगा, जो भी ऑप्शन में रहेगा उसे आप देख लीजिएगा। 55 या 60% अकेले होता है पूरे रक्त का प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर जल 90% जल रहता है, इसीलिए ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। इसके अंदर 90% जल की मात्रा होती है। ठीक है, प्रोटीन की बात की जाए तो 7% प्रोटीन होती है और 0.9% अकार्बनिक लवणें होती है। याद रखिएगा, प्लाज्मा में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, 7% प्रोटीन होती है और अकार्बनिक लवण 0.9% अकार्बनिक लवण होती है। ऐसा समझ में? ग्लूकोज यहाँ पर 0.5% रहती है। इसे आपको याद करना पड़ेगा कि हमारे रक्त में 90% जल होता है, 90% जल होता है। प्रोटीन कितना होता है, 7% होता है और अकार्बनिक लवण कितना होता है, तो 0.9% होता है और यहाँ पर ग्लूकोज की मात्रा 0.5% होती है। ठीक है, पर याद कीजिएगा इसमें कि प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है, 90%। ठीक है, ग्लूकोज कितना है, ग्लूकोज की मात्रा यहाँ पर 0.5% है। प्रोटीन कितना है, तो प्रोटीन यहाँ पर 7% पाया जाता है, अकार्बनिक लवण 0.9% पाया जाता है। किसमें, प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, जो प्लाज्मा में प्रोटीन उपस्थित रहता है, जो प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन को हम प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से जानते हैं। बस सिंपल है कि प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाला प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से जाना जाएगा, प्लाज्मा प्रोटीन कहलाएगा। प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन से आते हैं, पहला होता है फाइब्रिनोजेन, पहला क्या होता है, फाइब्रिनोजेन, दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा होता है हेपैरिन। याद रखिएगा, पहला क्या होता है फाइब्रिनोजेन, दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन और तीसरा क्या होता है, हेपैरिन होता है। यह हमारे प्लाज्मा का सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन है, जो कि हमारे रक्त को जमाने में मदद करते हैं, रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। आपको पता है हमारे ब्लड का जमना भी जरूरी है और नहीं जमना भी जरूरी है। ठीक है, हमारे ब्लड को शरीर के अंदर के भाग में नहीं जमना जरूरी है, यानी वहाँ पर ब्लड नहीं जमना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब कभी भी हमारे शरीर से ब्लड निकलने लगे तो उस समय ब्लड का जमना जरूरी है। तो उस समय यही जो है ना, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपैरिन, यही तीनों मिलकर ब्लड को जमाने का काम करते हैं। और ब्लड जो होता है हमारे शरीर के अंदर, आपका यहाँ पर क्वेश्चन उठेगा, ये तो हमारे शरीर के अंदर है,
तो शरीर के अंदर जमा सकता है, लेकिन नहीं जमाता है, इसको रोका जाता है। हमारे शरीर के अंदर ऐसी एंजाइम, ऐसी प्रोटीन होती है जो इसको जमने से रोकती है। इसकी चर्चा हम अलग करेंगे, एक अलग से टॉपिक बनाकर। अब यहाँ पर बस ये जानिए कि रक्त को जमाने में मदद करता है, रक्त को जमाने में सहायक होता है। इसकी हम चर्चा अभी लास्ट में करेंगे या किसी दूसरे वीडियो में करेंगे, इसके बाद के क्लास में करेंगे, ठीक है, ओके। रक्त जब जमता है तो उसमें से फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा से अलग हो जाता है। रक्त जमेगा ना तो फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा से अलग हो जाएगा, और जब फाइब्रिनोजेन अलग हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, फाइब्रिनोजेन अलग होता है, याद रखिएगा, रक्त के जमने पर उसमें से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन अलग हो जाता है। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन का अलग होना या अलग हटाने की क्रिया कहलाता है सीरम। सीरम क्या है? तो जब हम प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को हटा देंगे तो वह का क्या कहलाएगा? प्लाज्मा कहलाएगा, यानी सीरम कहलाएगा, सीरम कहलाएगा, ठीक है। आया समझ में? प्लाज्मा आपको समझ में आ गया अच्छे से? आप पीछे अच्छे से कदम याद रखिएगा, काफी ज्यादा इसमें हम जानकारी आपको दे रहे हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सारे चीज आप समझिएगा। और एक बार 2 बार आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और देखने के बाद अपने एग्जाम में जाइएगा, कुछ भी याद करने की रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अच्छे से देखिएगा, एग्जाम में जाकर एकदम लिखिएगा धड़ाधड़, ठीक है। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं ठोस भाग की। ठोस भाग क्या होता है? रुधिराणु होता है, ब्लड का दूसरा भाग रुधिराणु होता है। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आरबीसी क्या काम है हमारे शरीर में, वो कैसे काम करता है, गतिविधियां होकर क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, सारे चीज की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं, देखिए यहाँ पर आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड कॉर्पुलेस बोल सकते हैं, डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड कॉर्पुलेस, तीसरा रक्त ब्लड प्लेटलेट्स तो पूरा नाम है इसका, इसको हिंदी में रक्त पट्टिकाणु बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? रक्त पट्टिकाणु। इसको हिंदी में बोला जाता है लाल रक्त कोशिकाएं, इसको श्वेत रक्त कोशिकाएं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तीनों हमारे ब्लड के अंदर रहता है और तीनों हमारे शरीर को काफ़ी ज़्यादा मदद करता है चलाने में, ब्लड को परिवहन में काफ़ी ज़्यादा इनका मदद होता है। ध्यान समझिएगा, आरबीसी हमारे ब्लड में 50 लाख के आसपास पाए जाते हैं। आरबीसी हमारे ब्लड में कितने पाए जाते हैं? 50 लाख पाए जाते हैं। याद रखिएगा, हमारे ब्लड में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? लगभग 50 लाख के आसपास में, 10 के पावर में भी दे सकता है, ठीक है। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है, यानी 120 दिन के बाद यह मर जाता है और मरने के बाद पुनः हमारे शरीर में नया आरबीसी का निर्माण होता है। याद रखिएगा कि जब आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है और यह हमारे शरीर में 50 लाख पाया जाता है। और इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सेम डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में इसकी संख्या लगभग 10,000 पाई जाती है। तीनों को हम बताएंगे कि कौन क्या कार्य करता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारे शरीर में लगभग 10,000 पाई जाती है और इसका जीवन काल 4 दिन का होता है, यानी 4 दिन के बाद यह मर जाता है और पुनः हमारे शरीर में नया डब्ल्यूबीसी का निर्माण हो जाता है। इसका भी एक नाम है जिसे हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। इसको हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं कि इसको डब्ल्यूबीसी को, इसकी संख्या कितनी है? 10,000 है, 4 दिन का इसका जीवन काल होता है और इसे हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। अब आइए हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स की संख्या हमारे शरीर में 2 लाख है। प्लेटलेट्स कितना है हमारे शरीर में? 2 लाख प्लेटलेट्स पाया जाता है और इसका जीवन काल 7 दिन का होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 7 दिन का जीवन काल होता है और इसको हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, आरबीसी की संख्या कितनी है? 50 लाख, डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000 और प्लेटलेट्स की संख्या कितनी है? तो 2 लाख है, ठीक है। इसका जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल याद करिए, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन का होता है और प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 दिन का होता है। इसको हम विज्ञान की भाषा में एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, इसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं और इसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। तीनों नाम याद रखिए, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, तीनों नाम आपको याद करना है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताया, आप इसे अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है, एकदम अच्छे से। आप 1-2 बार वीडियो देखिएगा, अच्छे से एकदम याद है, कंप्लीट हो जाएगा। अब जब भी आपको रिविजन करना होता है ना, आपको हम सलाह देते हैं कि आप एक बार वीडियो को देख लीजिएगा ना, बिल्कुल रिविजन हो जाएगा सारे चीज़। 1-2 बार आप देखिएगा
लेना, जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, ये तो गारंटी है। आप लोग वीडियो को देखा कीजिए, ठीक है, वहाँ से देखिए, नोट्स से अपना एक दो बार पढ़ लीजिए, बस कंप्लीट होगा, इससे ज़्यादा इसमें नहीं चाहिए, ठीक है। सारे चैप्टर वाइज हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं ना, चैप्टर वाइज। पिछला चैप्टर पाचन तंत्र का पूरा वीडियो अपलोड किए थे, तीन भाग में पूरा कंप्लीट करा दिए थे। और दूसरा चैप्टर में हम बताए थे आपको श्वसन पूरा कंप्लीट करा दिए हैं, दूसरा चैप्टर एक ही वीडियो में सारा कंप्लीट करा दिए हैं। और तीसरा हमारे जो इसका है वो चल ही रहा है, आपको देख ही रहे हैं, ठीक है। चलिए आज बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव का वीडियो आपको मिल जाएगा वहाँ पर। तो आइए हम समझते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ये हमारे शरीर में कैसे कार्य करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी का, रेड ब्लड कॉर्पुलेट्स का, यानी लाल रक्त कणिकाएं का। तो इसकी आकृति गोल होती है, ठीक है। इसकी आकृति कैसी होती है? गोल होती है। आपको बगल में फोटो दिखाई दे रहा होगा कि इसकी आकृति कैसी होती है, तो गोल होती है। आप एल्पेनलीबे चॉकलेट देखें, चॉकलेट एल्पेनलीबे पहले जैसा आता था, गोल आकृति का, बीच में हल्का था धंसा हुआ टाइप का रहता था, ठीक उसी आकृति की इसकी आकृति होती है आरबीसी की। वहाँ पर आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसकी यह ऊंचाई पर जब हम जाते हैं, गोल होता है, ये हमारे रक्त में एक्टिवेट रहता है, लाल रंग का पाया जाता है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, अधिक ऊंचाई पर जाते हैं, तो इसकी आकृति बढ़ने लगती है, फैलने लगता है, ठीक है। क्योंकि अधिक ऊंचाई पर ये इसका मेन काम होता है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का मुख्य काम होता है कि यह हमारे फेफड़ा से ऑक्सीजन को लेकर पूरे शरीर में जाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाकर पूरा हमारे फेफड़ा में लेकर छोड़ देता है। तो जब हम अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, जिसके कारण यह काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने लगता है और ऑक्सीजन को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खींचने का, उठाकर शरीर में ले जाने का प्रयास करने लगता है, ठीक है। इसलिए आकृति इसकी बढ़ती है, ऊंचाई पर जाने पर इसकी आकृति बढ़ने लगती है, ठीक है। इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, यानी रक्त में अंदर यह मर गया तो लाइसोसोम क्या होता है, आपको 9th क्लास में पढ़े होंगे कि लाइसोसोम एक कोशिकाओं की झिल्ली होती है, जो कि आत्महत्या की झिल्ली से हम कहते थे। यह लाइसोसोम क्या करते थे कि जब लाइसोसोम कोशिका मर जाती है तो लाइसोसोम फट जाती है और इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जो सारे कोशिकाओं को, मतलब वो सड़ी हुई कोशिकाओं को गलाकर ब्लड के माध्यम से बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो इसके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए यह मरेगा, ब्लड के अंदर तैरता रहेगा, उसके बाद इसे कोई रहेगा इसे उठाकर लेकर जाने के लिए, इसलिए ब्लड में नहीं मरता है, या जाकर तिल्ली या पिल्ला में मरता है, वहां से किडनी के द्वारा इसे साफ कर लिया जाता है, ठीक है। इसमें केंद्रक भी नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। जब लाइसोसोम नहीं तो केंद्रक कहाँ से, केंद्रक भी इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें यह रुधिराणुओं का, यानी तीनों रुधिराणु है ना, ये तीनों रुधिराणु का अकेले 95% अकेले होता है, यानी सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में आरबीसी पाया जाता है। बताया ना, सबसे ज़्यादा 50 लाख आरबीसी पाया जाता है हमारे शरीर में, सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में आरबीसी पाया जाता है। याद रखिएगा, सभी रुधिराणुओं के अकेले 95% आरबीसी हमारे शरीर में पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी की यदि कमी होगी तो इसे एनीमिया नामक बीमारी होने लगी। आयरन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होता है, यानी हमारे शरीर में जब आरबीसी की कमी होगी तो एनीमिया नामक बीमारी होने लगेगी। यानी आरबीसी की संख्या हमारे शरीर में कम कब होती है, तो जब हमें शरीर में आयरन की मात्रा घटने लगता है तो हमारे शरीर में आरबीसी की कमी होने लगती है। अब आरबीसी की कमी से क्या होगा, हमें आरबीसी की कमी से हम ज़्यादा देर तक कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, यानी ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाएंगे, ज़्यादा देर तक हम पढ़ा नहीं पाएंगे। यदि हमारे अंदर आरबीसी की संख्या कम होने लगी तो ज़्यादातर देर तक नहीं पढ़ा पाएंगे, बहुत जल्दी थक जाएंगे हम, ठीक है। या कोई भी व्यक्ति के अंदर जब आरबीसी की संख्या कम होने लगी तो बहुत जल्दी थक जाएगा, या बहुत जल्दी उसके मतलब काम पर से ध्यान हट जाएगा, ठीक है। काम करने का मन करेगा लेकिन काम ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएगा, या डब्ल्यूबीसी की कमी से होती है। तो वैसे व्यक्तियों को आयरन की गोली खानी चाहिए या डॉक्टर से सलाह ले लेना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में हीमोग्लोबिन उपस्थित रहता है। हीमोग्लोबिन की काम क्या है, तो हीमोग्लोबिन ही हमारे फेफड़ा से ऑक्सीजन को उठाकर पूरे शरीर में लेकर जाता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाकर पुनः हमारे शरीर में लाता है, यानी हीमोग्लोबिन उपस्थित रहता है हमारे आरबीसी में, ठीक है। आरबी हीमोग्लोबिन का काम क्या है, तो ऑक्सीजन को उठाएगा, उसे लेकर पूरे हमारे शरीर में जाएगा, पुनः ऑक्सीजन को लेकर जाएगा और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर यहाँ पर छोड़ देगा। आए समझ में। और इसी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण आरबीसी की रंग लाल होता है। तो हम कहेंगे कि रक्त का रंग लाल कैसे होता है, तो हम कहेंगे रक्त के अंदर आरबीसी और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। यानी रक्त का, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन रहा है कि रक्त का रंग लाल कैसे होता है, क्यों होता है। हम कहेंगे कि रक्त के अंदर आरबीसी और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है, जिसके कारण हमारे रक्त
रक्त का रंग लाल होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन की क्षमता क्या होती है? तो एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 अणुओं को अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकता है, रख सकता है, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 अणु को अपने अंदर, ध्यान दीजिएगा, एक हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन के 4 अणु रखने की क्षमता होती है। यानी एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 अणु को अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकता है, संयोजन कर सकता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वाहक होता है, बताया आपको कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हीमोग्लोबिन जब O2 को लेकर जाता है, ऑक्सीजन को लेकर जाता है, तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीजन। यहाँ पर यार नाम याद करना आसान है। ऑक्सीजन को जब लेकर जाएगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएगा। ऑक्सीजन को लेकर जाएगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएगा। नहीं, ऑक्सीजन को लेकर जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएगा। याद रखिएगा, ये हमारे आरबीसी था। अब हम डब्ल्यूबीसी के बारे में समझते हैं। तो डब्ल्यूबीसी की आकृति अनिश्चित होती है, न्यूक्लियस के एक एसिड की तरह लंबा लंबा से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि होती है किसकी, अनिश्चित आकृति होती है। इसकी आकृति सेम, रचना सेम नहीं होता है, कभी किसी रूप में रहता है, ठीक है। इसमें केंद्रक होता है। इसका कार्य क्या है? हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करता है। डब्ल्यूबीसी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि हमारे शरीर के अंदर ये रोगों से रक्षा करता। आरबीसी क्या करेगा? हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करेगा, हमें कार्य करने की क्षमता देगा, अधिक समय तक हम कोई भी कार्य कर सकते हैं ऐसा ऊर्जा प्रदान करेगा हमारे शरीर को, ऑक्सीजन से ग्लूकोज को तोड़ने में मदद करेगा। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर को रोगों से रक्षा कर रहा है। कोई भी रोग आएगा तो उससे लड़ जाएगा कौन? डब्ल्यूबीसी, ठीक है। रोगों से लड़ने में मदद करता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। याद रखिएगा, डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? हमारे शरीर में रोगों से लड़ने में मदद करेगा। डब्ल्यूबीसी में सबसे पहला होता है एंटीबॉडी, लिमोसाइट और मोनोसाइट। ये 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी इन तीनों का कोई ज्यादा कार्य नहीं है, बहुत नामात्र कार्य है, इससे हम इसे छोड़ते हैं। यहाँ पर तीनों को यह समझते हैं, ये तीनों मेन है हमारे शरीर में। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या काम करता है? इसका टाइप है डब्ल्यूबीसी का। तो एंटीबॉडी हमारे रक्त में चारों तरफ एक गार्ड की तरह घूमता रहता है और चारों तरफ से पूरे शरीर में देखता रहता है कि कहाँ से रोग एंट्री कर रहा है, कहाँ से कौन सा रोग आ रहा है या कि नहीं आ रहा है, ये सारे चीज को देखता रहता है एंटीबॉडी, ठीक है। यानी कोई भी रोग के जीवाणु, वायरस वगैरह कुछ भी हमारे शरीर में जब घुसेगा तो उसे कौन देखेगा? एंटीबॉडी देखेगा। यानी उसकी जांच पड़ताल करने के लिए एंटीबॉडी, जैसे दरवाजे पर गार्ड रहता है ना बड़े बड़े म्यूजियम या होटल के बाहर, जो देखता है, जांच करता है कोई ऐसा सामान अंदर ना जाए जिससे नुकसान हो, तो उसी तरह हमारे शरीर के अंदर यह सबका निरीक्षण करता रहता है कि कोई ऐसा पदार्थ अंदर ना पहुंचे जिससे हमारे शरीर को नुकसान करे, उसे एंटीबॉडी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट क्या करता है? उसे मारने का काम करता है। एंटीबॉडी देख लिया, उसको पहचान लिया कि ये खतरनाक है, वह जाकर बता देगा किससे? लिम्फोसाइट। ये टी आकृति का सेल जैसा होता है, इसे बता देगा लिम्फोसाइट से कि लिम्फोसाइट यहाँ पर कोई खतरनाक पदार्थ, खतरनाक वायरस, खतरनाक कुछ भी अंदर प्रवेश किया है। लिम्फोसाइट क्या करेगा? उसे जाकर मार देगा, उसे मारकर खत्म कर देगा, ठीक है। मारने के बाद में मोनोसाइट का काम क्या है? तो मोनोसाइट पहुंचेगा और वहां पर उसको जाकर भक्षण कर लेगा। उसे खाने का काम करता है, उसे भक्षण करके उसे ले जाकर छोड़ देगा, यानी उसको खाने का काम करता है। जो भी वायरस मरा या जो भी बाहरी कीटाणु वायरस जो भी हमारे शरीर में पहुंचे हुए मर गए तो उसको भक्षण करने का काम करता है मोनोसाइट। काफी ज्यादा बड़ा आकृति होती है इसकी, ठीक है। एंटीबॉडी देखा, लिम्फोसाइट उसे मारा और मोनोसाइट उसे भक्षण कर लिया। याद रहेगा ना, एंटीबॉडी देखता है, लिम्फोसाइट मारता है टी सेल और मोनोसाइट उसे भक्षण कर लेता है। आगे समझ में? यह हमारी डब्ल्यूबीसी है। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की संख्या हमारे शरीर में 2 लाख होती है। इसका जीवन काल 7 दिन का होता है। आपको बता दें, प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख, जीवन काल 7 दिन का। या उत्तल लेंस की जैसा आकृति, उत्तल लेंस आप लोग देखे होंगे ना, उस तरीके की इसकी आकृति होती है, उत्तल लेंस की जैसी आकृति होती है। और इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। इसकी संख्या 2 लाख होती है, आपको बता दी है। आइए, हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे शरीर में एक्टिविटी क्षमता को लाता है, ठीक है। यदि हमारे शरीर में कम होने लगे है तो फिर हमारा शरीर धीरे धीरे एकदम आलस्य की तरफ बढ़ता जाएगा। हमारे शरीर में हर चीज लगेगा कि कुछ है ही नहीं, सब कुछ होने के बावजूद भी। या जब डेंगू का बीमारी होता है ना तो उसमें प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगता है, जिसके चलते हमें डेंगू के बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाने के लिए गिलोय वगैरह ये सब दिया जाता है, क्योंकि प्लेटलेट्स की संख्या
याद रखिएगा, डेंगू की बीमारी में प्लेटलेट्स की संख्या थोड़ा सा मतलब कम होने लगता है, जिसके चलते हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। याद रहेगा ना। हम आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। इधर थोड़ा सा मतलब जानते हैं कि मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा इसमें हालत पीछे से गर्मा होगा, तो आप लोग थोड़ा सा इसे देख लीजिएगा अच्छे से। क्वालिटी आप लोग बढ़ा कर देखिएगा ताकि ये अच्छे से समझ में आए आपको। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट करिएगा तो मैं आपको अगले क्लास में इसकी चर्चा कर तब ना आगे बढ़ूँगा। अगले क्लास में मैं इसकी चर्चा करता रहूँगा, तो प्लीज़ कमेंट करना तो नहीं भूलिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और अच्छे से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ हमें हमसे शेयर कीजिए, मैं उसका निवारण करने का प्रयास करता रहूँगा। और इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी चीज़ समझा दिया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें बहुत चीज़ इसमें क्लियर किए हैं। और इसके बाद हम आपको ब्लड कैसे जमता है एक उसके लिए छोटा सा एक वीडियो डालेंगे। उसके बाद हम हृदय में हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी टॉपिक आए, केवल हृदय की ही पर्सनल हृदय की ही हम चर्चा करें, उसमें हृदय के बारे में ही पढ़ें। तो हृदय के लिए आप पर्सनल वीडियो एक परमानेंट हृदय के लिए ही उसमें वीडियो में, तो कोई दूसरा टॉपिक की चर्चा हम नहीं करेंगे। इसलिए एक ब्लड कैसे जमता है इसके लिए हम एक छोटा सा वीडियो डालेंगे 5 या 10 मिनट का, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। और यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो, हिस्ट्री हो, कोई भी टॉपिक हो, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए और टॉपिक का नाम बताइए, हम आपको एक्सप्लेन करके देंगे। ठीक है, चलिए हम बात चर्चा करते हैं अगले क्लास में मिलते हैं।